हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रपोजल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इलेबोरेटिव तरीके से। तो प्रपोजल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि प्रपोजल 2A में है, इससे रिलेटेड लैंडमार्क केस लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन वर्सेस इसार लिमिटेड, और प्रपोजल कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, इसके साथ हमको कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं। तो ये बार बार अगर हम रिवाइज करते हुए चलेंगे तो वो मेमोराइज भी अच्छी तरीके से होता जाएगा। ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस हम लोग पढ़े थे, जिसमें बच्चा मिसिंग हो गया था और उसको खोजने के लिए रिवॉर्ड और सर्वेंट ने को पता नहीं था, नॉलेज नहीं था। बाल्फा वर्सेस बाल्फा का केस पढ़े थे, मेरिट वर्सेस मेरिट का केस पढ़े थे, जॉन्स वर्सेस पदावतन का केस पढ़े थे। अब हम लोग इसके आगे आते हुए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, क्या होता है टाइप्स। तो अगर हम टाइप्स ऑफ ऑफर की बात करें तो पहला है एक्सप्रेस ऑफर। इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, ये कुछ ही टाइप्स हमने लिख रखे हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो टाइप्स हम जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड केस लॉज आते हैं और कभी कभी, ज़्यादातर तो नहीं, ये टाइप्स भी आ जाता है पेपर में, खासकर नेट वगैरह के एग्जाम में, यूजीसी नेट में। क्या कह रहा है टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में? एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर पहला कहता है एन ऑफर मेड इन राइटिंग और बाय स्पोकन वर्ड। तो वो ऑफर जो कि या तो राइटिंग में लिखा गया हो या फिर स्पोकन वर्ड्स हो। मीन्स ए एंड बी, देयर आर टू पर्सन्स। ए ने ऑफर दिया बी को क्लियर वर्ड्स में कि क्या हम आपके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हैं, या तो वर्ड्स में या फिर लिख करके प्रॉपर ऑफर दिया इसने। तो उसे एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं कि इसने अपनी चीजों को, ऑफर को एक्सप्रेस किया किसी भी तरीके से, आइदर राइटिंग और स्पोकन। किसको? बी को। ठीक है, तो ये तो एक्सप्रेस ऑफर तो इजी ऑफर है, तो समझ में आ गया होगा आपको। इम्प्लाइड ऑफर में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और इम्प्लाइड ऑफर का हम लोग केस लॉज भी पहले पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है। एन ऑफर दैट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस और द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। मीन्स कह रहा है वो ऑफर जो कि समझा जा सके। किसके द्वारा समझा जा सके? सर्कमस्टांस। किस सर्कमस्टांस में वो ऑफर दिया गया था, वो केस का सर्कमस्टांस क्या था, और कंडक्ट से समझा जा सके। जैसे कि हमने पहले भी एक आपको एग्जांपल दिया था, ए है पर्सन, बी है शॉपकीपर। बी एक शॉपकीपर है। ए कहता है कि आप कल से हमारे यहाँ रोज ला करके ये 1 किलो 1 kg शुगर दिया करेंगे। बी उस समय कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, बी कुछ नहीं कहता है। अगले दिन से वो डेली का डेली शुगर 1 kg ही और उतने ही टाइम पे, जिस टाइम पे ए ने बताया था, वो पहुंचाने लगता है। तो इसके कंडक्ट से ये पता चल रहा है कि ये चीजों को मान रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है। ना ही उसने एक्सप्रेस किया, ना ही बोला, ना ही लिखा, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस किसी भी तरीके से उसने नहीं किया, लेकिन उसका कंडक्ट ऐसा है, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पे ये क्लियरली शोन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाह रहा है। वो ए के दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट किया है बी ने। ओके, तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के बीच में आई होप आपको डिफरेंसेस समझ में आ चुके होंगे कि एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है, जहां पे बोल करके या फिर लिख करके वर्ड्स को अच्छे से क्लियरली बता दिया जाता है, जहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता, डिफिनिट होता है जो पूरी तरीके से। लेकिन इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? जहां पे ऐसा एक्ट किया जाता है कि सामने वाले को ऐसा लग जाए कि ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना चाह रहा है, ऐसा मान लिया जाता है उसके कंडक्ट से और सर्कमस्टांसेस से कि अब से ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर चुका है। जैसे इसके लिए अगर हम इससे रिलेटेड एग्जांपल ना देकर के बहुत इजी एग्जांपल देते हैं, कोई अबेंडन चाइल्ड है, बच्चा है जिसको छोड़ दिया है किसी ने, कोई नहीं देख रहा है इस बच्चे को। ठीक है, इस बच्चे को कोई नहीं देख रहा है। अब
जब कोई नहीं है तो इसके जो अंकल थे, चाचा चाची या मामा मामी, कोई भी मान लीजिए अंकल, ये इसे प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन, पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखने लगे। तो ये कोर्ट अज्यूम कर लेगा कि इसके जो पेरेंट है, पेरेंटिंग जो हो रही है वो अंकल के द्वारा हो रही है। ये जैसे नॉर्मल कंडीशन में अगर किसी के मदर फादर नहीं रहते हैं तो उसको कौन देखता है, उसके घर में कोई भी जो है वो देखता है उसे। तो हर बार तो कोर्ट में कोई जाता नहीं कि लीगल गार्जियन डिसाइड किया जाए, तो ये एज्यूम कर लिया जाता है, इम्प्लाइड हो जाता है, इम्प्लाइड कि ये अंकल ही देखेंगे अब इसे, और अंकल देख रहे हैं क्योंकि उनका कंडक्ट ऐसा है, पार्टी का कंडक्ट ऐसा है। तो इम्प्लाइड ऑफर समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जनरल ऑफर देखते हैं। व्हाट इज जनरल ऑफर? जनरल ऑफर मीन्स an offer made to the public at large with or without time limit। वो ऑफर जो कि सबके लिए हो, जैसे कोई हमने बोर्ड लगा दिया यहाँ पे कि यहाँ पे इतना, ये सामान, कोई भी सामान, जैसे बिस्किट है, ये बिस्किट है, बिस्किट के पैकेट्स है, ये ₹10 में मिल रहा है और आप आइए ले लीजिए। तो हमने जनरल ऑफर यहाँ पे रखा, किसके लिए? पब्लिक लार्ज के लिए, जो भी आएगा सबको मिलेगा, जो भी पर्सन यहाँ आएगा सबको मिलेगा, ये सबको मिलेगा जो भी पर्सन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जनरल ऑफर हो गया क्योंकि ये सबके लिए ऑफर हो गया। विदाउट अ टाइम लिमिट और विथ अ टाइम लिमिट दोनों हो सकता है। या तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑफर है 10 रुपए का बिस्किट, ये केवल 2 दिन का है। जैसे हम बहुत चलते हुए सड़क पे आप देखते होंगे सेल लगते हैं, सेल लगते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते जो 10 रुपए का कोई भी सामान है वो अब 2 रुपए में मिलेगा, लेकिन ये ऑफर जो है ये केवल 2 डेज के लिए अवेलेबल है। तो अगर ये टाइम लिमिट लग गया इसके साथ, विथ अ टाइम लिमिट कि 2 दिन के अंदर अगर कोई आएगा तो उसे ये बिस्किट 2 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन विदाउट टाइम लिमिट कि जब तक कोई आएगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी आइए, ये मिलेगा जब तक शॉप ओपन है। तो क्या है? ये जनरल ऑफर है। और जनरल ऑफर का एग्जाम्पल्स एक केस से बताया गया है। जनरल ऑफर का जो केस है वो ये केस है एक कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। ये लैंडमार्क केस है, मैंने जितने भी केस लॉज लिख रखे हैं वो सारे लैंडमार्क हैं ये, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है दिस इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ केस स्टेबलाइज्ड की प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ इंक्लूडिंग द enforceability of unilateral contracts from advertisement। फिर कह रहा है द केस इन्वॉल्व्ड अ कंपनी दैट एडवर्टाइज्ड अ रिवॉर्ड to anyone who used their smoke ball product and got sick with influenza। The court ruled that the advertisement was binding offer that anyone could accept by performing the terms। इस केस में क्या हुआ था, एक स्मोक बॉल कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला। उस एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने ये कहा कि मेरी पास ऐसी दवाई है जिससे अगर किसी को किसी भी तरह का इन्फ्लुएंजा होगा, कोई भी सिकनेस होगी, वो कन्फर्म, वो खत्म हो जाएगी। और इन द केस अगर किसी का खत्म नहीं होता है, किसी का कोई भी बीमारी खत्म नहीं होती है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा गया था। तो इसमें एक वीमेन रहती है जो इस एडवर्टाइजमेंट को देखती है, पेपर में निकले हुए एडवर्टाइजमेंट को, ये एडवर्टाइजमेंट था, ये बगल में मैंने फोटो लगा रखा है। तो उस एडवर्टाइजमेंट को देखती है और जाती है, दवाई लेती है, जो भी इनका दवाई रहती है उसको लेती है और उसे यूज करती है अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन वो महिला ठीक नहीं होती है, वो वीमेन ठीक नहीं होती है, उसका इन्फ्लुएंजा खत्म नहीं हो सकता हुआ उस दवाई के यूज के बाद भी। तो फिर वो कंपनी के पास जाती है और कहती है कि भाई आपने ऑफर दिया था और मैंने एक्सेप्ट किया ऑफर, लेकिन मेरा इन्फ्लुएंजा खत्म नहीं हुआ। आपका दवाई मैंने यूज किया और मेरा इन्फ्लुएंजा खत्म नहीं हुआ, और आपके ऑफर में लिखा है कि आप मुझे रिवॉर्ड देंगे जिसका भी खत्म नहीं होता इन्फ्लुएंजा इस दवाई की यूज के बाद भी। तो
कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम ऐसा कोई ऑफर नहीं था, ये हम नहीं पे करेंगे, मना कर दिया, उसने साफ मना कर दिया। देन कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने कहा, द कोर्ट रूल्ड दैट द एडवर्टाइजमेंट वाज बाइंडिंग ऑफर दैट एनीवन कुड एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग द टर्म्स। क्यों? क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट है, वो जनरल ऑफर था, उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था और कोई भी एक्सेप्ट करके उसमें कॉन्ट्रैक्ट से बाइंडिंग हो जाता सामने वाला पर्सन, और ये कॉन्ट्रैक्ट से बाइंडिंग हो गया और उसे रिवॉर्ड देना पड़ा, उस विमेन को, कंपनी को रिवॉर्ड देना पड़ा उस विमेन को। अगर फिर से समझें कि इंग्लिश लॉ में इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बहुत महत्वता है, बहुत महत्वता है, और इससे एक नया प्रिंसिपल बना। क्या प्रिंसिपल बना? इंक्लूडिंग द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। ये एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एडवर्टाइजमेंट से, यहाँ पे एक तरफा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा एडवर्टाइजमेंट निकाला था कि जो भी यूज करेगा उसकी दवा को, वो सही हो जाएगा, अगर नहीं सही हुआ तो मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा, हमारी कंपनी उसे रिवॉर्ड देगी उस पर्सन को। तो विमेन ने किया, वो सही नहीं हुई और वो रिवॉर्ड के लिए क्लेम की। तो इसलिए यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है जनरल ऑफर, और वो बाइंडिंग होगा पर्सन पर जिसने भी वो ऑफर दिया है। ओके, तो यहाँ पे जनरल ऑफर, इस एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ जनरल ऑफर। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा आपको जनरल ऑफर का पूरा क्राइटेरिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑफर पे। जनरल ऑफर के बाद कह रहा है स्पेसिफिक ऑफर, एन ऑफर मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन। वो ऑफर जो कि किसी एक ही व्यक्ति के लिए किया गया हो, एक ही व्यक्ति के लिए कोई ऑफर अगर किया गया है तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक ऑफर। जिसके लिए ऑफर बनाया गया है वही उसे एक्सेप्ट करेगा और उसके अलावा उस ऑफर को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे ही कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। मीन्स अगर मैंने कोई ऑफर दिया ए को, ए है एक व्यक्ति, और मैंने इसको ऑफर दिया कि आपको मैं 8,000 रुपीज में अपना ये बुक है वो सेल करूंगी, मैं अपना बुक आपको सेल करूंगी 8,000 रुपीज में। तो अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसका कोई भाई, इसकी बहन या कोई फैमिली मेंबर आके इसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है, तो वो नहीं माना जाएगा एक्सेप्टेंस, बिकॉज मैंने केवल ए के सामने उस ऑफर को रखा था टू अ स्पेसिफिक पर्सन, इसी पर्सन के लिए ही वो ऑफर था और किसी के लिए वो ऑफर नहीं था। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑफर यही होता है, टू अ स्पेसिफिक पर्सन, कोई स्पेसिफिक ऑफर देना। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस ऑफर, एन ऑफर मेड टू द पब्लिक एट लार्ज केप्ट ओपन फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कोई ऑफर ऐसा देना जो पब्लिक एट लार्ज के लिए हो और उसको ओपन रखना एक सर्टेन पीरियड के लिए, सर्टेन पीरियड के लिए उसको ओपन रखना कि इतने पीरियड के लिए ही पब्लिक एट लार्ज उसको आएगी और उसको एक्सेप्ट कर सकती है। इस ऑफर का जो कंटिन्यूअस ऑफर है इसको कहा जाता है ऑल्सो नोन एज, इस ऑफर को कहा जाता है स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। बिकॉज इसे स्टैंडिंग ऑफर क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज के लिए ऑफर किया गया है, पब्लिक एट लार्ज के लिए ऑफर किया गया है और ये ओपन रहेगा कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, तब आपको ये चीज समझ में आएगी अच्छे से कि ये कंटिन्यूअस ऑफर होता क्या है, कंटिन्यूअस ऑफर में किया क्या जाता है। ठीक है, यहाँ अगर एक ऑफर दिया जाता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हॉकर। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका हॉकर है। अगर हम एक न्यूज़पेपर वाले को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ न्यूज़पेपर डेली का डेली ला करके दे दीजिएगा सुबह, ठीक है, हमने ऑफर एक बार दिया, केवल एक ही बार ऑफर दिया है, किस पीरियड के लिए? सर्टेन पीरियड के लिए दिया है। अब वो रोज लाता है वो न्यूज़पेपर को, उस न्यूज़पेपर को वो रोज लाता है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूइंग नेचर का ऑफर हो गया।
कंटिन्यूअस देगा, वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है बार बार। हमने ऑफर एक बार दिया लेकिन वो ऑफर कंटिन्यू है, डेली मॉर्निंग में आना और न्यूज़पेपर देके जाना, डेली मॉर्निंग में आना और न्यूज़पेपर देके जाना, ये कंटिन्यू हो गया। ऑफर हमने एक ही बार दिया था, उससे हम एक ही बार बात करते हैं। अगर आपके घर में भी दूध वाला आता है या फिर न्यूज़पेपर वाला आता है तो आप उससे डेली बात नहीं करते कि कल लेके आओगे या नहीं, कल लेके आओगे या नहीं, है ना? एक हफ्ते के लिए लेके आना है केवल, या कोई भी स्पेसिफिक डे वाले दिन लेके आना है। तो ये जो डेली के ऑफर्स होते हैं वो डेली एक्सेप्ट किए जाते हैं, डेली एक्सेप्ट करता है लेकिन डेली ऑफर नहीं जाता, वो कंटिन्यू रहता है। एक बार का ऑफर दिया गया तो वो कंटिन्यू नेचर में रहेगा और उसे बार बार एक्सेप्ट किया जाएगा सामने वाले के द्वारा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस ऑफर समझ में आ गया। इससे क्वेश्चंस आते हैं कंटिन्यूअस ऑफर क्या होता है। इसके बाद कंटिन्यूअस ऑफर के बाद नेक्स्ट ऑफर है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर विदाउट नोइंग अबाउट द अदर्स ऑफर। मीन्स यहाँ ये कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्रॉस ऑफर्स। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर। तो ये तो देखिए इजी था, यहाँ पे समझने वाली है कॉन्सेप्ट वाली बात, समझना है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट, एक्सप्रेस में, इम्प्लाइड में। जनरल में केस मैंने बताया आपको, वो केस इंपॉर्टेंट है जनरल से रिलेटेड। स्पेसिफिक ऑफर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटिन्यूअस ऑफर और क्रॉस ऑफर से क्वेश्चंस आए हैं। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है और ये क्वेश्चंस भी प्री में आ सकते हैं इससे रिलेटेड। क्या कह रहा है? व्हेन टू पार्टीज मेक्स आइडेंटिकल ऑफर्स। एग्जांपल देते हैं इसका हम। ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। ए अपने घर में है भाई, बी अपने घर में है। दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता है कि ए क्या कर रहा है और बी क्या कर रहा है। इनका एक पीस ऑफ लैंड है, यहां पर एक पीस ऑफ लैंड है जो कि ए का है, ए का एक पीस ऑफ लैंड है। ए लेटर लिखता है 8 तारीख को, 8 तारीख को सितंबर में एक लेटर लिखता है कि आप मेरा क्या ये पीस ऑफ लैंड लेना चाहेंगे। किसको देता है लेटर? बी को देता है लेटर कि आप मेरा ये पीस ऑफ लैंड लेना चाहेंगे। बी को पता नहीं होता है कि उसके पास कोई लेटर आ रहा है रिलेटेड दिस लैंड। ए को पता नहीं, बी को पता नहीं है कि ए उसे ऑफर दे रहा है इस लैंड से रिलेटेड। अब उसी दिन बी भी एक ऑफर देता है ए को रिलेटेड टू द सेम लैंड, तो ये हो गया क्रॉस ऑफर। हाँ, तो हम लोगों ने इसमें समझा क्रॉस ऑफर में। फिर से एक बार इसको देख लीजिए। ए ने 8 सितंबर को एक लेटर लिखा बी को रिलेटेड टू कि वो अपना एक लैंड, पीस ऑफ लैंड जिसका नाम एक्स है, वो सेल करना चाहता है। किसको? बी को ही सेल करना चाहता है। 8 तारीख को उसने लेटर लिखा, बट बी वॉजंट नोन अबाउट दैट। बी को कुछ भी नहीं पता था कि ए उसे लेटर लिख रहा है और उसको ये लैंड सेल करना चाहता है। ऑन द सेम डेट बी भी एक लेटर लिखता है रिलेटेड टू द सेम लैंड एक्स ऑन 8 सितंबर। 8 सितंबर को ही उसने लेटर लिखा बी ने भी उसी लैंड से रिलेटेड। तो ये क्या बन गया? क्रॉस ऑफर। ये बन गया क्रॉस ऑफर। व्हेन टू पार्टीज मेक आइडेंटिकल ऑफर्स। आइडेंटिकल ऑफर्स मींस ये सेम पीस ऑफ लैंड की बात हो रही है, इसी पीस ऑफ लैंड की बात हो रही है। किससे? ईच अदर, टू ईच अदर। जैसे ए ने दिया बी को ऑफर, बी ने दिया ए को ऑफर विदाउट नोइंग, क्योंकि इनको पता नहीं था कि उसे ए ने बी को दिया है ऑफर और बी ए को दे रहा है अबाउट द अदर्स ऑफर, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही अननोन थे एक दूसरे के ऑफर से को लेकर के। तो जब दोनों को पता नहीं था एक दूसरे के ऑफर के बारे में और ये आइडेंटिकल ऑफर था, एक्स से ही था, रिलेटेड टू एक्स लैंड, और क्या था, दोनों आपस में ही दे रहे थे।
ठीक है, तो ये बन जाता है क्रॉस ऑफर। यहां समझ में आ गया होगा क्रॉस ऑफर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑफर पे, दैट इज काउंटर ऑफर। व्हाट इज काउंटर ऑफर? व्हेन एन ऑफरी modifies or varies an offer instead of accepting it outright। देखिए, अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्रॉस ऑफर से। पहले काउंटर ऑफर समझ लीजिए, फिर हम दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताएंगे कि काउंटर और क्रॉस में डिफरेंस कैसे आए। इसका एग्जाम्पल ये है, पर्सन ए ही है और यहां पर्सन बी है। ओके, वेन एन ऑफरी मोडिफाइज और वेरीज एन ऑफर, क्या कह रहा है? ए ने ऑफर दिया बी को रिलेटेड टू अ बुक, फॉर एग्जाम्पल ये बुक से रिलेटेड ऑफर दिया। ए ने बोला कि मैं आपको ये बुक बेचूंगा, सेल करना चाहता हूं, कितने में? ₹100 में। कौन सी बुक? समथिंग बुक का नाम है मान लीजिए एक्स। बी ने क्या कहा ए से कि मैं इस बुक को खरीदूंगा जरूर, एक्स बुक को, लेकिन लेकिन इसे 100 में नहीं, मैं 50 रुपए में खरीदूंगा। ए ने बुक की बात कही, एक्स बुक की बात कही, बी ने भी एक्स बुक की ही बात कही, लेकिन 50 रुपीज में कहा। सो ये बन गया बी की तरफ से काउंटर ऑफर। यहां ए की तरफ से काउंटर ऑफर नहीं हो रहा है, यहां बी की तरफ से काउंटर ऑफर हो रहा है। फिर से समझिए इसे, अगर हम किसी को ऑफर देते हैं, अगर हम किसी पर्सन को किसी चीज का ऑफर देते हैं कि आप इस ऑफर को लीजिए, सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट ना करने के बजाय हमें रिटर्न ऑफर दे रहा है, एज अ काउंटर ऑफर दे रहा है कि हम इस चीज को लेंगे लेकिन इसका प्राइस डिफरेंट रहेगा। अब इसका प्राइस डिफरेंट रहेगा मतलब कि ये इसको काउंटर ऑफर दे रहा है, बी ए को काउंटर ऑफर दे रहा है। यहां पे क्रॉस ऑफर काउंटर ऑफर में डिफरेंस क्या हो गया? फिर देखिए, क्रॉस ऑफर यहां बात कर रहा था सेम थिंग एक्स लैंड की बात कर रहा था, सेम डे की बात कर रहा था, और यहां प्राइस भी सेम था। अगर इस लैंड का प्राइस है 1,00,000 रुपीज, तो ये बी भी यही कहना चाह रहा था कि मैं इस एक्स लैंड को खरीदना चाहता हूं, कितने में? 1,00,000 में। बी भी यही कहना चाह रहा था, सेम कह रहा था, दोनों की इंटेंशन सेम थी, रिलेटेड टू द सेम ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल था। यहां पे इंटेंशन तो सामान को लेके सेम है, इस थिंग को लेके इंटेंशन सेम है, लेकिन यहां डिफरेंस पैदा हो जा रहा है रिलेटेड टू द प्राइस, इसलिए ये बन जा रहा है काउंटर ऑफर। यहां प्राइस डिफरेंट हो जा रहा है। अगर यही बी कहता कि हम इस चीज को खरीदेंगे 100 रुपए में ही, तो ये एक्सेप्टेंस हो जाता, इसने भेजा, लेकिन अगले 1 घंटे बाद इसका रिप्लाई आता है कि ठीक है हम इस चीज को खरीदेंगे 100 रुपए में, तो यहां एक्सेप्टेंस हो जाता, ठीक बोल देता। अब यहां कह रहा है ठीक है हम खरीदेंगे लेकिन 100 में नहीं खरीदेंगे, इसे 50 में खरीदेंगे। तो अब इसने नया ऑफर दे दिया, नया ऑफर दे दिया। तो जब नया ऑफर दे दिया तो ये क्या बन गया? बी की तरफ से काउंटर ऑफर, नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ ए, ये बी का काउंटर ऑफर है। ओके, यहां समझ में आ गया होगा आपको। आई होप डिफरेंसेस बिटवीन द क्रॉस ऑफर एंड द काउंटर ऑफर, और काउंटर ऑफर को समझ गए होंगे अच्छे से। फिर से यहां वर्ड देखिए, वेन ऑफरी, ऑफरी मोडिफाइज, यहां ये ऑफरर है, ए ऑफरर है, ऑफरर, इसको हम बताएंगे आगे कि ऑफरर और ऑफरी कौन होता है। ऑफरी, बी एक्सेप्ट करता है उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में ए ने दिया था। कैसे करता है? इसको मॉडिफाई कर देता है, कि इसका की पॉइंट है मॉडिफाई, इसे मॉडिफाई करता है और वेरीज, अलग कर देता है, मॉडिफाई या वेरी कर देता है उस किसको? ए के ऑफर को, इंस्टीड ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, उसको मॉडिफाई कर देता है कि नहीं हम 100 में नहीं 50 में लेंगे। समझ में आया? यहाँ काउंटर ऑफर अच्छे से मॉडिफाई या वेरी कर देता है, अलग कर देता है। या ये भी कह सकता था, ये यहाँ पे एक एग्जांपल हम ये भी यूज कर सकते हैं कि अगर ए ने इस बुक का ऑफर दिया है बी को
एक्स बुक का और 100 रुपए में दिया है, तो बी ये भी कह सकता था कि हाँ ठीक है, हम आपकी बुक तो लेंगे, 100 रुपए में ही लेंगे, लेकिन इस बुक को नहीं लेंगे, हम वाई बुक को लेंगे, ये भी कह सकता था। मॉडिफाई किया, प्राइस में डिफरेंस हो जाना, ठीक है, मॉडिफाई मतलब प्राइस में डिफरेंस कर दिया, यहाँ पे वेरीज कर देना, वेरी कर देना मतलब नहीं, हम इस बुक को नहीं, हम दूसरे बुक को लेंगे। हम अगर ये बुक की बात अगर छोड़ दें, हॉर्स की बात है, तो अगर ये हॉर्स जो है ये ब्लैक कलर का हॉर्स दे रहा है और ये कहता है नहीं, ये भाई रेसिस्ट है, बी बहुत रेसिस्ट आदमी है, इसे काले चीज से नफरत है, ये कहता है कि नहीं मुझे एक्स नहीं लेना, एक्स हॉर्स को नहीं लेना क्योंकि ये काला है, मुझे क्या लेना है, वाई हॉर्स को लेना है क्योंकि ये व्हाइट है, हम ब्लैक हॉर्स को नहीं लेंगे, हम व्हाइट हॉर्स को लेंगे, रेसिस्ट, ठीक है। इसकी मेंटेलिटी है रेसिस्ट वाली। अब ये व्हाइट हॉर्स को लेता है, व्हाइट हॉर्स का डिमांड करता है और ये कहता है कि मुझे ब्लैक हॉर्स देना है, अगर ये क्लियर्ड है इसमें और ये क्लियरली बोल रहा है नहीं मुझे व्हाइट चाहिए, तो फिर क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है इसमें, या वेरी हो रहा है एक दूसरे से दोनों ही ऑफर। तो काउंटर ऑफर किसी भी तरह से डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं अगर सामने वाला कुछ भी अलग करता है, कुछ भी अलग, उसी तरह से जैसे ए ने दिया है उसी तरह से अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई भी डिफरेंस पैदा करता है, कुछ भी अलग करता है, कोई भी मॉडिफिकेशन करता है, तो वो बन जाता है काउंटर ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर हम पहले भी देख चुके हैं, वही कि एन ऑफर दैट इज कंटिन्यूअस इन नेचर और सिंगल ऑफर बट मल्टीपल टाइम एक्सेप्टेंस, वो हॉकर वाला एग्जांपल जो हमने यहाँ पे देखा था कंटिन्यूअस ऑफर में, यहाँ पे हॉकर जो बार बार कंटिन्यूइंग होता रहता है एक्सेप्टेंस उसका, तो वो बन जाता है स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूअस ऑफर, दोनों का ही मीनिंग सेम है। ओके, तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि टाइप्स ऑफ ऑफर कौन कौन से होते हैं। एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस को देखिए राइटिंग स्पोकन, देखो ये वर्ड अगर कहीं ओरल आता है, ओरल मीन्स स्पोकन ही होता है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज करता है कभी कभी, किसी बच्चों को नहीं पता होता है, स्पोकन मीन्स ओरल भी होता है, जो बोल के किया गया हो, ओरल मीन्स बोलना, तो राइटिंग लिखा गया हो या स्पोकन हो या ओरल हो, उसे एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं, जो कि क्लियरली हो, सामने वाले को क्लियर हो कि हाँ ये मुझे ऑफर दे रहा है, इस तरीके का ऑफर दे रहा है जो कि क्लियर हो, ठीक है, उसे कहेंगे एक्सप्रेस ऑफर। अगर इम्प्लाइड ऑफर का भी हम एग्जाम्पल देखें, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इम्प्लाइड ऑफर का, कि अगर आप बस स्टैंड पे खड़े होते हैं, ये बस है, ये और बस स्टैंड है भाई, इधर ये बस स्टैंड है, लगा हुआ है बस स्टैंड, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं आकर के डेली, तो ये बस वाले का क्या है, एक तरह से इम्प्लाइड ऑफर है, आइए हमारा बस खड़ा है ना, इम्प्लाइड, अब वो हमें ऑफर दे रहा है इम्प्लाइडली, वो आपसे आकर के किसी तरह से बोल नहीं रहा है कि आइए आइए यहाँ बैठिए, या ठीक है बस वाले कभी कभी बोल भी देते हैं, टेलीफोन बूथ, टेलीफोन बूथ अगर है कहीं, तो वो बुलाता तो नहीं कि आइए हमारा टेलीफोन बूथ बूथ है यहाँ पे लगा हुआ, आइए बात करिए, ये तो ऐसा नहीं कहता सामने वाला व्यक्ति, वो हमें इम्प्लाइडली समझ में आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसने वहां पे बोर्ड लगा के रखा है, इम्प्लाइड हो जाता है, समझ में आ जाता है वो कुछ चीजें, बस स्टैंड, टेलीफोन बूथ, ये सब क्या है, इम्प्लाइड ऑफर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑफर अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग आते हैं, एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए थे जनरल ऑफर का, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मूथ बॉल कंपनी का केस। एक आता है नया टॉपिक दैट इज इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। ये क्या है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर क्या होता है, ऑफर तो हम समझ गए कि ऑफर दिया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को, ताकि वो एक्सेप्ट करे और हम लोग किसी भी तरह के रिलेशन में बंधे, प्रॉमिस में बंधे। इनविटेशन ऑफ एन ऑफर क्या होता है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर क्या है, ये होता है एन इनविटेशन टू ऑफर इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट दैट इनवाइट्स अदर टू मेक एन ऑफर, इस तरह का डॉक्यूमेंट, इस तरह का स्टेटमेंट कि वो सामने वाले व्यक्ति को इनवाइट करता है कि आप आइए और हमें ऑफर दीजिए, आप हमें ऑफर दीजिए, ऑफर के लिए इनविटेशन देना कि आप आइए और हमें ऑफर दीजिए। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा ये ऑफर है किस बात का, कि आप
हम आपका ऑफर रिसीव करना चाहते हैं, आप आइए हमें ऑफर दीजिए ताकि हम आपका ऑफर रिसीव करें। जैसे एग्जाम्पल है इनविटेशन ऑफ ऑफर का, डिस्प्लेइंग गुड्स इन अ स्टोर विथ अ प्राइस टैग। अब प्राइस टैग लगा हुआ है किसी गुड्स पे, जैसे कि कोई भी एक लाइक डॉल है, दुकान पे टंगी हुई है, इस पे लिखा हुआ है कि ये डॉल जो है वो 90 रुपीज की है। तो ये क्या है उसका, कोई भी स्टोर पे अगर कोई ऐसी डॉल टंगी हुई है जिसपे लिखा हुआ है कि ये 90 रुपीज की है, तो वो शॉपकीपर हमें क्या दे रहा है, वो शॉपकीपर हमें इनविटेशन ऑफ ऑफर दे रहा है। दैट इजंट अ ऑफर, वो ऑफर नहीं है, दैट इज इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। वो हमें इनविटेशन दे रहा है कि आप आइए और हमें ऑफर दीजिए कि आप इस डॉल को खरीदना चाहते हैं, तब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। देखिए एक स्टेप ये पीछे चला गया, और ये स्टेप एक पीछे चला गया। हम लोगों ने नॉर्मली देखा कि ए देता है ऑफर बी को कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, जैसे ही बी एक्सेप्ट करेगा वैसे ही बन जाएंगे दोनों, प्रॉमिस बन जाएगा दोनों का कि हाँ हम आपको देना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे एक स्टेप पीछे चले गए। अब यहाँ क्या कर रहा है, ए इनविटेशन ऑफ ऑफर दे रहा है बी को कि आप आइए हमारे दुकान से सामान लीजिए। बी जाता है, सामान देखता है और कहता है क्या आप हमें सामान देंगे। ये क्या हो गया, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर हो गया। किसकी तरफ से ऑफर हुआ इनविटेशन का, ए की तरफ से इनविटेशन ऑफ एन ऑफर हो रहा है। किसको, बी को, कि आप आइए हमारे दुकान से सामान लीजिए। अब बी उसे ऑफर देगा, अब बी की तरफ से क्या होगा, ऑफर दिया जाएगा, केवल ऑफर दिया जाएगा बी की तरफ से। ए की तरफ से क्या था, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। ए की तरफ से इनविटेशन एंड ऑफर था, बी की तरफ से अब ऑफर दिया जाएगा। अब ए की तरफ से एक और चीज होगा, दैट इज एक्सेप्टेंस। तो ए यहां दो रोल निभा रहा है, इनविटेशन एंड ऑफर का और एक्सेप्टेंस का। लेकिन बी ऑफर, केवल ऑफर दे रहा है कि हम आपका ये सामान खरीदना चाहते हैं, क्या आप हमें बेचेंगे। तो ए उसे एक्सेप्ट करेगा, जब वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो बनेगा यहाँ पे प्रॉमिस। ठीक है, तो जो भी शॉपकीपर का हम पहले एग्जांपल दिए थे, दैट वाज ऑल ऑफ इनविटेशन ऑफ एन ऑफर का एग्जांपल था। ठीक है, यहां कह रहा है एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। न्यूज़पेपर में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं। आइए हमारे स्कूल में ये होता है, हमारे कॉलेज में ये होता है, हमारे दुकान पे ये मिलेगा जिससे आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो वो क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हम बहुत सारे देखते हैं इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट। वो सारे एडवर्टाइजमेंट जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है वो क्या है, एग्जाम्पल किसका, इनविटेशन एंड ऑफर का। वो सारे एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन ऑफ एन ऑफर का होता है। लेकिन हाँ, ये मैटर करता है कि एडवर्टाइजमेंट के वर्डिंग्स कैसे लिखे हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले देखा कि ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक का केस, वो जो स्मोक बॉल कंपनी थी उसने भी ऑफर ही दिया था, लेकिन उसका इनविटेशन एंड ऑफर नहीं था। इनविटेशन क्यों नहीं था, क्योंकि उसके वर्डिंग्स अलग थे, वर्डिंग्स अलग थे। यहाँ पे इंटेंशन अलग थी कंपनी की। कंपनी ये भी कह रही थी अगर फायदा नहीं हुआ तो हम रिवॉर्ड भी देंगे, आप लीजिए। तो यहाँ वर्डिंग्स अलग थी। नॉर्मल केस में, जनरल रूल की अगर हम बात करें, तो वो इनविटेशन होता है कोई भी एडवर्टाइजमेंट। दूसरा, ऑक्शन, ऑक्शन का अनाउंसमेंट। ये यहाँ पे देखिए, इमेज में देखेंगे, ये एक ऑक्शन करा रहा है व्यक्ति, इसमें लोग भी बैठे हुए हैं कि जो इस ऑक्शन में सामान को खरीदना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई है, तो ये लोग खरीदना चाह रहे हैं इस पेंटिंग को। तो ये जो ऑक्शन करा रहा है व्यक्ति, ये व्यक्ति जो ऑक्शन करा रहा है, ये दे रहा है इनविटेशन एंड ऑफर, इनविटेशन दे रहा है। अब इनविटेशन को ये एक्सेप्ट करेंगे, फिर ये ऑफर देंगे कि हाँ हम इतने रुपए में आपका ये खरीदना चाहते हैं पेंटिंग, तो फिर ये इसको एक्सेप्ट करेगा। अगर अगर यहाँ हाई बिड भी लग जाती है, जैसे ये 35 रुपए लेके रखा है, मान लो 35 पाउंड, या हम उसको रुपए में देखते हैं, ठीक है, कोई 9 लेके रखा है, कोई 23 लेके रखा है, कोई 35। अब ये भी इनविटेशन ऑफर दिया। अब ये लोग क्या दे रहे हैं, इसको ऑफर दे रहे हैं। जो लोग बैठे हैं वो इस ऑक्शन कराने वाले को ऑफर दे रहे हैं।
ऑफर, नॉर्मल ऑफर, इसने क्या दिया था, इनविटेशन एंड ऑफर, ये नॉर्मल ऑफर दे रहे हैं कि हाँ हम आपका इतने में बेच लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। अगर ये चाहे, इसकी भाई कोई दुश्मनी है इस लड़की से, ये 35 वाली से, ये क्या, नहीं मैं इसे नहीं बेचूंगा, मैं इस 23 वाली को बेचूंगा या इस 9 वाले को बेचूंगा, तो इसका क्या हो गया यहाँ पे, ये नॉर्मल ऑफर था और ये एक्सेप्ट, ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ऑफर दे रहे हैं, ये लोग जो बैठे हैं वो ऑफर दे रहे हैं किसको, इसको, इस व्यक्ति को जो कि करा रहा है ऑक्शन। क्लियर है यहाँ पे, ऑक्शन भी एग्जाम्पल होता है इनविटेशन ऑफ एन ऑफर का। लोन का एप्लीकेशन देने गए हम, बैंक ने बोला, बैंक हमेशा एडवर्टाइजमेंट करती है कि हमारे यहाँ इतने रेट से लोन मिलेगा, हमारे यहाँ कम है, हमारे यहाँ ज्यादा है, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट कर दी, वो इनवाइट किया आपको, अब आप जाएंगे ऑफर लेकर के कि हाँ हमें चाहिए आपके यहाँ से लोन, आपके बैंक से लोन चाहिए, ठीक है, तो वो भी क्या है, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर होगा। तो ऑफर एंड इनविटेशन ऑफ एन ऑफर के बीच में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है डिफरेंस, ठीक है, बहुत ही क्लियर तरीके से हमने आपको बताया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जो कि केवल 21 रुपए का है। और मेरे कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको लेनी है, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं। थैंक यू।